सर, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्लासरूम में, एमए की क्लासेस में, एमफिल की क्लासेस में, जवाहरलाल नेहरू साहब का जो मास्टर स्ट्रोक कहा जाता था, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, जिसकी वजह से भारत अपने इस स्वरूप में बचा, वरना ये ख़तरा हो गया था। तो ये लगता था कि ये मुद्दा हमने सेटल कर लिया है। अभी लगता है कि नहीं, फिर से कुछ और मसले पैदा हो गए हैं ज़बान के हवाले से। और जो ज़बान का जो शॉविनिज़्म है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक यूनियन ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, तो वो केंद्र की जो सरकार है वो भी कई बार बीच बीच में उसको उकसाती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार चाहती है कि ये डिस्कोर्स बने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अ, भारत की सबसे भारतीय भाषा कौन सी है? किस भाषा को हम कहेंगे कि यही सबसे भारतीय है और ये तो होनी ही चाहिए, या ये सबके लिए लाजमी है? तो ये किंतु परंतु की खुशनसीबी है कि आप हमें मिल गए, और आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट कौन हो सकता है जो हमें ये बताए। बहुत खुशी होती है आपके साथ बात करते। आपका सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, उलझाने वाला सवाल भी है। ये हुआ था कि 19वीं सदी में जब नेशन ये कल्पना स्थिर हो रही थी यूरोप में, तो माना गया था कि हर देश की एक भाषा हो। खास करके जर्मनी और इटली में, शुरू में इटली में, उसके बाद जर्मनी में, 1820s में इटली में और 1840s में जर्मनी में। तो एक देश और एक भाषा, ये इक्वेशन यूरोप में फैल रहा था, और उसी के इन्फ्लुएंस में अन्य खंडों में भी, भूपृष्ठों के अन्य एरियाज में बहुत सारे लोगों को लगता था कि अपना नया देश हो तो कॉलोनियलिज्म के बाद तो एक भाषा वाला देश होगा। लेकिन हमारे जो नेता थे आज़ादी के लड़क के, उनको सही पता था कि अगर हमें भारतीय बनना हो तो बहुभाषिक बनना होगा। तो भारत की सबसे भारतीय भाषा बहुभाषिकता है, और ये 1927 के नेहरू रिपोर्ट में आया। उसी एक साल उसके पहले ग्रियर्सन का सर्वे आया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसमें उन्होंने 180 से ज़्यादा, लगभग 180 भाषाएं और 544 उन्होंने जो माने थे डायलेक्ट्स, उसकी गिनती की थी, उसका वर्णन किया था ना। हमारे जो गीत बने आज़ादी के लड़क के, तो और राष्ट्रगीत भी बना, तो उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, ये सभी भाषाओं के नाम है। तो भारत की असली भाषा बहुभाषित्व है। कोई भी एक भाषा, कोई भी एक, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ज़्यादा संख्या में बोली जाती हो, या तो कितने कम संख्या में, कितनी भी प्राचीन हो या कितनी भी आधुनिक हो, फिर वो संस्कृत भी हो या द्रविड़, ये तमिल हो या अंग्रेज़ी हो, या तो हिंदी जो बहुत बड़ी मात्रा में बोली जाती है, तो सबसे छोटी अंडमान की कोई एक भाषा, कोई भी एक भाषा पूरी भारतीय नहीं है। हमारी हर भाषा अन्य भाषाओं के साथ जब खड़ी रहती है तो भारतीय बनती है। इसलिए भारत की कोई भी एक भाषा सबसे अच्छी भारतीय, सबसे पूरी भारतीय हो ही नहीं सकती। हमने एक भाषा बोलने वाले भारतीयों की गिनती शुरू की, कभी सर्वे किया, कभी सेंसस किया उनका, तो हमें देखने मिलेगा कि लगभग 95% से ज़्यादा भारतीय कम से कम 2 या 3 भाषा बड़े आसानी से बोल लेते हैं। इसी आपका जो सवाल बहुत सही है, लेकिन वो सवाल समझते समय में ये भारतीय की कौन सी भाषा सबसे भारतीय, तो भारतीय होना ये क्या है, इससे शुरुआत करके ही इसका जवाब हम दे सकते हैं। भाषा का सवाल गहराता जा रहा है दोबारा से। तो केंद्र सरकार ऐसा क्यों करती है जब वो कहती है कि हिंदी भाषा बाकी लोग भी सीख लें, जबकि हमने आज़ादी के बाद से अभी तक ये आग्रह भारतीय, उत्तर भारतीय लोगों के बीच में और ख़ासकर उनके नेताओं के बीच में ये नहीं देखा कि वो ये कहें कि हिंदी भाषी लोग थोड़ा तमिल सीख लें, थोड़ी मलयालम सीख लें, थोड़ी कश्मीरी सीख लें,
या कोई नॉर्थ ईस्ट की कोई भाषा सीख लें। जो हिंदी भाषी हैं उनको ये दबाव कभी नहीं मिलता, बाकियों को मिलता है। तो क्या नेशनलिज्म के प्रोजेक्ट में ये आइडिया कि वन नेशन वन लैंग्वेज एक रुकावट है या एक सहकार हो सकता है? ये जो हिंदी के लिए जो आग्रह रखा गया, उन लोगों का नेशनलिज्म समझना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि वो जिस हमारे देश के बारे में देश की कल्पना कर रहे, उस देश की बेसिक जानकारी उनके पास है नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ लोग बसे हैं साउथ एशिया में, जिसे हम हिंदुस्तान भारत कह रहे, लगभग 12,000 साल से कम होलोसिन के बाद तो है ही, उसके पहले भी अगर हम जेनेटिक्स में जाते हैं तो 65,000 years ago होमो सेपियंस माइग्रेटेड टू एंड सेटल्ड इन साउथ एशिया। उस समय से आज तक इस देश में कभी भी मात्र एक भाषा का अमल नहीं था, आग्रह नहीं था। ऐसे 3 तबक्के आ गए जिसमें यह आग्रह किया गया और उसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए। सबसे पहले संस्कृत, जिसको संस्कृत आती है, जो संस्कृत के स्तोत्र गा सकते हैं, रुचा गा सकते हैं, ऋचा गा सकते हैं, वही सब समाज के सबसे ऊपर के तबक्के के। उसके बाद और दूसरे, इस तरह से वर्ण व्यवस्था आई। एक अच्छा समाज शुरू था, लेकिन उसमें अननेसेसरली हायरार्की आ पहुंची इस भाषा के आग्रह से। लेकिन दूसरी बार पर्शियन, तो पर्शियन जब आई तो पर्शियन के साथ साथ लगभग 12वीं सदी के बाद, खास करके अमीर खुसरो से लेके राजा राम मोहन राय तक, राजा राम मोहन राय ने उनकी पहली किताब पर्शियन में लिखी थी और वो सभी धर्मों की प्रशंसा करते लिखी थी कि सभी धर्मों के भगवान एक समान ही, सभी धर्म एक समान होते वगैरह। तो उसके साथ प्यार के लिए एक नया अंदाज हमारे देश में आया। ए स्पिरिचुअल आइडिया ऑफ लव केम, हायर आइडिया ऑफ लव केम हियर। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो डायलेक्ट्स थे भाषाओं के बहुत सारे, वो कम भी होते गए। देशी भाषा बढ़ी, लेकिन उन भाषाओं के जो जैसे गुजराती, मराठी, उनके जो डायलेक्ट्स थे उनकी संख्या कम होती गई, रीजनल वैराइटीज़ कम होती गई। तीसरा आया अंग्रेज़ी का समय। तो मैकॉले ने मिनट्स ऑफ मैकॉले, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन उस समय पर्शियन को निकालना ये मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ी बिठाने के लिए। ये तीनों संस्कृत पूरे भारत को संस्कृतमय कर नहीं सकी, पर्शियन पूरे भारत को पर्शियन नहीं बना सकी, और अंग्रेज़ी पूरे भारत को, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ी बोलने वाला देश नहीं बना पाई। उसको रेजिस्टेंस रहा। तो हमारे यहाँ ऐसी भाषाओं से कुछ मिला भी है हमें, और हमने कुछ खोया भी है बहुत। हिंदी का आज जो इंसिस्टेंस है वो भाषा के प्रेम से नहीं है, वो मेजॉरिटी के, जिसकी वोट्स में रूपांतर होता है, उसके लिए है। अगर कल जाके बहुत सारे भारतीय तमिल बोलने लगे तो वो तमिल की प्रशंसा शुरू होगी बहुत। किसी भी टेस्ट पे अगर हिंदी का आग्रह रखना हो तो क्या वो सबसे प्राचीन है, क्या प्राचीनतम भाषा कौन सी है देश में, तो तमिल है जी। क्या वो उसमें सबसे अच्छा लिटरेचर है क्या, तो ऐसा नहीं। वो संस्कृत में भी है, अंग्रेजी में है, बंगाली में है, मराठी में है, हिंदी में भी है ही, बहुत अच्छा है। तो क्या इज इट ए लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, मॉडर्न नॉलेज? तो हाँ, कुछ हद तक है, लेकिन कुछ हद तक नहीं है। इज इट ए लैंग्वेज विच एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? द आंसर इज नो, एवरीबडी डज नॉट अंडरस्टैंड। बल्कि हिंदी स्पीकिंग एरिया नाम से जो एरिया पहचाना जाता है, उसमें भी ऐसे लोग हैं जिन्हें जो बहुत ही साफ सुथरी हिंदी
उससे तो थोड़े आशंकित बनते हैं वो साफ सुथरी हिंदी जिस तरह से सरकारी साइन बोर्ड्स होते आम लोग समझते नहीं। तो भाषाओं का इस तरह का आग्रह रखना, अग्रेशन करना, ये हमारे देश के मूल स्वभाव के विपरीत है। इज एग्जैक्टली अपोजिट टू आवर बेसिक कैरेक्टर एज ए पीपल, एज ए नेशन। इसलिए मैं ये कह रहा था कि जो लोग इसका आग्रह रखते, हिंदी भाषी के आग्रह नहीं रखते, जिन्हें सत्ता चाहिए वो ये आग्रह कर रहे हैं। दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज। हिंदी भाषी कौन? जैसे श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी के जो लोग हैं उसमें कैरेक्टर है लंगड़ा, तो वो जो बोल रहा है वो हिंदी भाषा है। वो सरकारी कचहरी के बाहर चक्रे लगाते लगाते जवानी से बूढ़ा हो गया। दैट इज ऑर्डिनरी इंडियन। ही डजंट आस्क फॉर इंसिस्टेंस ऑफ सिंगल लैंग्वेज टू मेक अ नेशन। इस देश में देश बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने पर्शियन की बात की तो उसमें से जो प्यार की नई विभावना आई, दैट इज़ इनफ टू मेक ए नेशन। जैसे अंग्रेजी की बात की उसमें से कानून का एक नई कल्पना हमारे यहाँ आई, दैट इज़ इनफ टू मेक ए नेशन। संस्कृत की बात की उसमें जो कुछ सबलाइम एलिमेंट था, दैट इज़ इनफ टू मेक ए नेशन। तो टेक सब्लिमिटी फ्रॉम संस्कृत, टेक लव फ्रॉम पर्शियन, take the jurisprudence of English and knowledge that we get through English, that makes us a nation, not a single language. Yeah, so beautiful. बहुत अरसे तक जिसको हम ताजीरात हिंद की दफ़ाएं के तौर पे जानते थे, फिर अभी बदल दिया गया है और वो भारतीय न्याय संहिता हो गया है। तो जो कचहरी की ज़बान है, कचहरी का जिक्र आ रहा है, कचहरी की ज़बान जो भी है वो आम आदमी की समझ से बाहर है। उसी तरह से फ़ौज की ज़बान में भी अगर आप देखें बहुत फ़ारसी है। फ़ौज की ज़बान में मतलब ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रक्शंस फ़ारसी में ही हैं, बंदूक की नाल से लेकर के और वो दारू, हाँ, यस, मतलब तोफ, यस जी। तो और कचहरी में भी हमने देखा फ़ारसी बहुत प्रिवेलेंट थी एक ज़माने में। अभी ये जो सारी ज़बानें हैं इनका आम आदमी की ज़बान में, यानी कि कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आम आदमी समझ सके, वो ज़बान क्या हमारे पास है भारत में? कोई सी भी ज़बान, इतनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, क्या कोर्ट्स को इस तरह की किसी तरह पाबंद किया जा सकता है कि वो जहाँ पर कम से कम हाई कोर्ट्स कि वो उस वर्जन में भी लाएं जो लिंगुआ फ्रैंका है वहाँ का? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है या तो लोकल कोर्ट्स है, उनको उनके स्टेट की भाषा में काम करने के लिए परमिशन है। जहाँ हाई कोर्ट का सवाल आता है वहाँ आज भी पूरा व्यवहार अंग्रेज़ी में शुरू है और सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेज़ी में ही है। अब ये अंग्रेज़ी से और किसी भाषा की तरफ हम कन्वर्शन करें, ये बहुत अच्छा होता, लेकिन वो नहीं हो रहा है, ये उससे भी अच्छा है, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया वेरी क्लियरली इन द सेंटेंस इंडिया, दैट इज़ भारत, इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा तो हर स्टेट की अगर भाषा अलग है, और आपने जिक्र किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भाषिक संरचना पूरे देश की हुई, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, तो हर स्टेट की भाषा अलग है, इसीलिए उसे स्टेट बनाया गया है। तो सभी भाषाएं सुप्रीम कोर्ट में अगर इस्तेमाल करना ये तय किया तो कोर्ट के काम के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आर वेरी मेनी। अब एक समय था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी और हमारी राज्य व्यवस्था भी खड़ी हुई, पार्लियामेंट आया 1952 के बाद, हमने तय किया था कि 15 साल के बाद अंग्रेज़ी की जगह हिंदी आएगी, उसके बाद और 15 साल या 10 साल के बाद अंग्रेज़ी की जगह हिंदी आएगी, नहीं आ सकी। इट वॉज ए प्रेजवर्दी गोल बट डिफ़िकल्ट टू अकम्प्लिश। लेकिन इतने सालों में दुनिया की परिस्थिति बदल गई। बहुत सारे भारतीय
दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ भारतीय आयरलैंड में प्राइम मिनिस्टर की जगह जाते हैं, या तो डिप्यूटी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की जगह अगर अमेरिका में जाते हैं, इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारतीय, तो क्या वो कन्नड़ा में या गुजराती में या हिंदी में ये काम कर सकेंगे? नहीं, उनको अंग्रेजी की ज़रूरत है। उसी साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आवर कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर भारतीय अंग्रेजी सीखते हो गए, अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हो गए, तो जिस ढंग से हमने संस्कृत को अपनाया, पर्शियन को अपनाया, उस ढंग से अंग्रेजी अपनाने में कोई खराबी नहीं है। इट्स ए प्रैक्टिकल व्यू ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस डोंट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, पीपल बिलोंग टू कंट्रीज, languages don't. People can migrate from one language to another language. Languages can migrate from one country to another country and settle down there. क्या अमेरिका में वहाँ के इंडिजिनस लोग थे वो अंग्रेजी बोलते थे? नहीं। अब ये बहुत दुख की बात कि वहाँ के सभी जो इंडिजिनस थे उनका खत्मा किया गया और अभी अंग्रेजी बोली जाती है। आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट। लेकिन क्या अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड में पैदा हुई थी? The answer is no. Was Sanskrit born in India? The answer is no. It came from Eurasian steppe. यहाँ तक पहुँचे, हमने स्वीकारा। तो हमें तो इसमें नाज होना चाहिए कि we learnt English. It's an asset to us. It's a commercially and for our economy, it's a great boon that we're learning English. Yes. अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल आता है, सुप्रीम कोर्ट को अगर ऑल इंडिया सिचुएशन देखनी होगी, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मामले वहाँ आते हैं, चीज़ें ऐसी ही केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। रोज़ बरोज़ की जो झगड़े हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक आते नहीं आने चाहिए। इसी के लिए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे कोर्ट्स की रचना की है हमने। सो लेट सुप्रीम कोर्ट यूज़ इंग्लिश, देयर इज़ नो हार्म अबाउट इट। एक समय आएगा कि हम सब मिलके धीरे धीरे अंग्रेज़ी में इतना परिवर्तन लाएंगे कि हमारी अंग्रेज़ी, हमारी इंग्लिश या जो भी होगी वो और इंग्लैंड या अमेरिका की इंग्लिश ये अलग अलग दिखने लगेगी। इसको सदियों का समय देना चाहिए। और उस समय हमारे कोर्ट की भाषा, हमारी जो भाषा हम बोल रहे वही बनी होगी। आज भी हमारे वकील जो लोग हैं वो कोई ऐसी फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं कि प्रो बोनो। अब उनको पता नहीं कि उसका असली रूप क्या है। तो अल्ट्रा वायर्स, उनको पता नहीं कि उसका लैटिन या ग्रीक एग्जैक्टली अर्थ क्या था, बट दे आर यूजिंग इट एज इफ दे आर रूटीन टर्म्स। हम बोलते हैं डेट दी। So that is not the phrase that the British courts use. लेकिन यहाँ डेट दी ऐसा बोला जाता है, तो और एक डेट मिली, और एक डेट ले लो। So I think the term date in English has now acquired different meanings, but we are using it. Yeah. तो ये हम धीरे धीरे ये सब concepts जब internalize करेंगे mentally, इंटेलेक्चुअली, तो हमारे भाषाओं की हिस्सा ये कानूनी भाषा बनेगी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में जो भाषाएं बोली जाएगी वो सब हमारी भाषाएं होगी।